मैं डॉक्टर पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं बीए पार्ट 3 की छात्राओं के लिए 7th पेपर में देवनागरी लिपि के उद्भव और विकास की चर्चा करूंगी। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद इसकी दो शैलियों का विकास हुआ, एक उत्तरी शैली और दूसरी दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से 4वीं शती में गुप्त लिपि का विकास हुआ, जो 5वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। इस कुटिल लिपि से ही 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तरी भारत में है, किंतु दक्षिणी भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नंदी नागरी है। प्राचीन नागरी से ही आधुनिक नागरी, गुजराती, राजस्थानी, कैथी, मैथिली, असमिया, बंगला आदि लिपियां विकसित हुई हैं। कुछ लोग कुटिल लिपि से ही प्राचीन नागरी तथा शारदा के अतिरिक्त एक और प्राचीन लिपि विकसित मानते हैं, जिससे आगे चलकर असमिया, बंगला, मणिपुरी आदि पूर्वी अंचल की लिपियां विकसित मानी जाती हैं। प्राचीन नागरी से 15वीं-16वीं सदी में आधुनिक नागरी विकसित हुई। अब यह नागरी नाम कैसे पड़ा, इसके लिए इसमें भी कुछ लोगों में विवाद है। तो जो उनके कुछ मत हैं वो ये हैं कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा विशेष रूप से प्रयुक्त होने के कारण यह नागरी कहलाई। प्रमुख रूप से नगरों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ लोगों के अनुसार ललित विस्तर में उल्लिखित नाग लिपि ही नागरी है, अर्थात नाग से नागरी शब्द का संबंध है। देवनगर अर्थात काशी में प्रचार के कारण यह देवनागरी कहलाई। एक अन्य मत के अनुसार मध्य युग में स्थापत्य की एक शैली नागर थी, जिसमें चतुर्भुजी आकृतियां होती थीं और इसीलिए इसे देवनागरी नाम दिया गया, नागरी लिपि कहा गया। लेकिन इस नाम की व्युत्पत्ति का प्रश्न अभी तक बाकी है कि वास्तव में ये शब्द आया कहाँ से। देवनागरी लिपि मुस्लिम शासन के दौरान भी इस्तेमाल होती रही है। भारत की प्रचलित अति प्राचीन लिपि देवनागरी ही रही है। विभिन्न मूर्ति अभिलेखों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों आदि में भी देवनागरी लिपि के बहुत सारे अभिलेख प्राप्त होते हैं। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ के धर्म चक्र के निम्न भाग देवनागरी लिपि में भारत का राष्ट्रीय वचन सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। मुसलमानों के भारत आगमन के पूर्व से भारत की देश भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी या उसका रूपांतरित स्वरूप था, जिसके द्वारा सभी कार्य संपादित किए जाते थे। मुसलमानों के राजत्व काल के प्रारंभ यानी सन 1200 ईस्वी से सम्राट अकबर के राजत्व काल के मध्य तक राजस्व विभाग में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रचलन था। भारतवासियों की फारसी भाषा से अनभिज्ञता के बावजूद उक्त काल में दीवानी और फौजदारी कचहरियों में फारसी भाषा और उसकी लिपि का ही व्यवहार था, क्योंकि यह मुस्लिम शासकों की मातृभाषा थी। भारत में इस्लाम के आगमन के पश्चात कालांतर में संस्कृत का गौरवपूर्ण स्थान फारसी को प्राप्त हो गया, किंतु मुस्लिम शासक देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत भाषा की पूर्ण उपेक्षा
नहीं कर सके। महमूद गजनबी ने अपने राज्य के सिक्कों पर देवनागरी लिपि में लिखित संस्कृत भाषा को स्थान दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में अदालती भाषा में परिवर्तन नहीं हुआ। राजस्व विभाग में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि ही प्रचलित रही। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के उत्तरार्ध में हिंदी अनुवाद की प्रथा का उन्मूलन अदालत में के अमलों की स्वार्थ सिद्धि के कारण हो गया और ब्रिटिश शासकों ने इस ओर ध्यान दिया। कचहरी के कर्मचारियों के फारसी मोह के कारण बहुत सारे जो शब्द थे उस समय फारसी के, उसका परिवर्तन नहीं किया गया और इस मोह में उनका स्वार्थ भी संचित था, क्योंकि सामान्य जनता फारसी भाषा से अपरिचित थी और फारसी भाषा के द्वारा ही कचहरी के कर्मचारी गण अपना उल्लू सीधा किया करते थे। शेरशाह सूरी ने अपनी राजमुद्राओं पर देवनागरी लिपि को समुचित स्थान दिया। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी परिपत्र सम्राट अकबर के दरबार से निकाले जाते थे, जिनके माध्यम से देश के अधिकारियों, न्यायाधीशों, गुप्तचरों, व्यापारियों आदि को आदेश प्रदान किए जाते थे। औरंगजेब परवर्ती मुगल सम्राटों के राज्यकाल से संबद्ध देवनागरी लिपि में हस्तलिखित बहुसंख्यक प्रलेख अभिलेखा कार्य में मिलते हैं। मुगल बादशाह हिंदी के विरोधी नहीं बल्कि प्रेमी थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि अनेक मुगल बादशाह हिंदी के अच्छे कवि थे। मुगल राजकुमारों को हिंदी की भी शिक्षा दी जाती थी। शाहजहां ने स्वयं दारा शिकोह और शुजा को संकट के क्षणों में हिंदी भाषा और हिंदी अक्षरों में पत्र लिखा था। आलमगीर शासन में भी हिंदी को महत्व प्राप्त था। बहादुर शाह जफर का देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी काव्य प्रसिद्ध है। मुगल बादशाहों और मुगल दरबार का हिंदी कविताओं की प्रथम मुद्रित झांकी रागोद्भव संगीत, राग कल्पद्रुम और शिव सिंह सरोज आदि में सुरक्षित है। 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में एक तरफ अंग्रेजों के आधिपत्य के कारण अंग्रेजी के प्रसार प्रचार का सुव्यवस्थित अभियान चलाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ राजकीय कामकाज में कचहरी में उर्दू समाहित थी। धीरे धीरे उर्दू के फैशन और हिंदी विरोध के कारण देवनागरी अक्षरों का लोप होने लगा। अदालती और राजकीय कामकाज में उर्दू का बोलबाला होने से उर्दू पढ़े लिखे लोगों की भाषा बनने लगी और इससे हिंदी को बहुत ही ज़्यादा आघात पहुंचा। बाल मुकुंद जी ने लिखा है कि जो लोग नागरी अक्षर सीखते थे वे फारसी अक्षर सीखने पर विवश हुए और हिंदी भाषा हिंदी न रहकर उर्दू बन गई। हिंदी उस भाषा का नाम रहा जो टूटी फूटी चाल पर देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। उस समय अनेक विचारक, साहित्यकार और समाजकर्मी हिंदी और नागरी के समर्थन में मैदान में उतरे। यह वह समय था जब हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार और परिमार्जन नहीं हो सका था। खड़ी बोली हिंदी घुटनों के बल पर ही चल रही थी। वह खड़ी होने की प्रक्रिया में तो थी मगर नहीं हो पा रही थी। सन 1784 में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष विलियम जोन्स के एक लेख से देवनागरी लिपि के आंदोलन का प्रारंभ हुआ। जोन्स ने इस लिपि को अन्य लिपियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना था। यह लेख 1784 में प्रकाशित हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का संविधान जब लागू हुआ 1793 में, तो इसमें इसके प्रथम अनुच्छेद की 3 धारा में देवनागरी लिपि को सरकारी स्वीकृति प्राप्त हुई। दस्तावेजों से पता चलता है कि 1809 में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरकारी सिक्कों पर फारसी के साथ साथ देवनागरी लिपि को भी अंकित किया था, लेकिन उसके मात्र 26 साल बाद सन 1835 में देवनागरी लिपि का उन्मूलन कर दिया गया और सिक्कों पर केवल रोमन और फारसी लिपि को ही अंकित किया गया। फ्रेडरिक जॉन शोर नामक न्यायाधीश ने भाषा और लिपि पर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को न्यायालय की भाषा बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि न्याय की दृष्टि से जनता को यह मांग करने का अधिकार है कि न्यायालयों और देश का कार्य निष्पादन सामान्यतः देश की भाषा और लिपि में ही होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र पहले भारतीय थे जिन्होंने देवनागरी लिपि आंदोलन में भाग लिया था और 1864 में पहला शोधपूर्ण लेख लिखा था। बनारस के बाबू शिव प्रसाद ने आरंभिक मुसलमान शासकों पर भारत के ऊपर फारसी भाषा तथा लिपि थोपने का आरोप लगाया था। 1881 में बिहार में उर्दू के स्थान पर देवनागरी में लिखी हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और मेरठ के पंडित गौरी दत्त ने न्यायालयों में देवनागरी लिपि के प्रयोग के लिए जो ज्ञापन दिया वो अस्वीकृत कर दिया गया। तो जब नागरी प्रचारणी द्वारा गठित समिति ने अंग्रेज सरकार को 60,000 हस्ताक्षरों से युक्त प्रतिवेदन दिया और इसमें विचार यह दिया गया था कि संयुक्त प्रांत में केवल देवनागरी को ही न्यायालयों की भाषा होने का अधिकार है, तब 15 अगस्त 1900 को शासन ने निर्णय लिया कि उर्दू के अतिरिक्त नागरी लिपि को भी अतिरिक्त भाषा के रूप में व्यवहृत किया जाए। अंततः 9 सितंबर 1949 संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी निर्धारित की गई। सन 1975 में आचार्य विनोबा भावे के सत प्रयासों से नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली की स्थापना हुई। इस लंबे इतिहास लगभग 1000 वर्षों के जीवन काल में जो नागरी लिपि है उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए। इन परिवर्तन जिसमें अक्षरों के बहुत सारे परिवर्तन हुए और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन भी नागरी लिपि में आई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर फारसी लिपि का बहुत प्रभाव पड़ा। जो नागरी में नुक्ते या बिंदु का प्रयोग किया जाता है वह फारसी लिपि का ही प्रभाव है। कुछ लोग नागरी लिपि शिरोरेखा के बिना लिखते हैं। यह गुजराती लिपि का प्रभाव है क्योंकि गुजराती लिपि शिरोरेखा विहीन लिपि है। अंग्रेजी के प्रभाव के फलस्वरूप ऑफिस, कॉलेज जैसे शब्दों में अ का प्रयोग होने लगा। इसका चंद्राकार अंश पुराने चंद्र बिंदु से गृहीत है, किंतु यह प्रयोग अंग्रेजी प्रभाव से आया है। नागरी लेखन से पहले मुख्यतः एक पाई या दो पाइयों या कभी कभी वृत्त का विराम के रूप में प्रयोग करते थे, परंतु अब अंग्रेजी विराम चिन्हों ने इसे प्रभावित किया और पूर्ण विराम को छोड़कर सभी चिन्ह नागरी लिपि में अंग्रेजी से ही आए हुए हैं। उच्चारण के प्रति सतर्कता के कारण कभी कभी ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ के द्योतन के लिए अब ए और ओ का प्रयोग भी होने लगा है। तो इस प्रकार इसमें बहुत सारे परिवर्तन आया नागरी लिपि में और इसी तरह यह अपने रूप को विकसित करता चला गया। यूनिकोड देवनागरी में सिंधी आदि अन्य भाषाओं को लिखने की सामर्थ्य के लिए कुछ नए वर्ण भी सम्मिलित किए गए जो परंपरागत रूप से देवनागरी में प्रयुक्त नहीं होते थे। कंप्यूटर युग में सबसे आरंभ में देवनागरी के लिए विभिन्न फ़ॉन्टों का प्रयोग किया गया जिन्हें अब लिगेसी फ़ॉन्ट कहते हैं। बाद में यूनिकोड का प्रचलन हुआ। आजकल देवनागरी के लिए अनेकानेक यूनिकोड फ़ॉन्ट उपलब्ध हैं। यूनिकोड के आगमन के कारण देवनागरी लगभग सभी ऑपरेटिंग
सिस्टमों और सभी सिस्टमों, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैब, स्मार्टफ़ोन आदि पर और सभी सॉफ्टवेयरों पर काम कर रही है। तो ये था आपके देवनागरी का उद्भव और उसका विकास, जो अभी भी उसका जो विकास है वो अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। धन्यवाद। अंग्रेज़ों के आदि